और वह स्त्री, प्रेमचंद में देखिए कैसे चरित्रों को पकड़ते हैं। और मैं प्रसंग बस बताऊं कि जिन्हें समाज बाजारू स्त्रियां कहता रहा है, तवायफ और तमाम तमाम शब्द, प्रेमचंद ने इनको बहुत स्नेह दिया है। प्रेमचंद ने उन कारणों की पड़ताल की है कि कैसे स्त्रियां इस बाजार में पहुंचती हैं और वहां पहुंच करके भी उनके भीतर का औदात्य नहीं समाप्त होता। जोहरा में जो औदात्य है, आप आगे देखें कि कैसे आता है। वह रमानाथ को तो तैयार करती ही है, वो उसकी बड़ी भूमिका है जालपा के साथ साथ रमानाथ को इस बात के लिए तैयार करने में कि वह झूठी गवाही न दे, अंग्रेजों के पक्ष में गवाही न दे, क्रांतिकारियों के पक्ष में गवाही दे। जोहरा आती है सामने, और जब दोनों जा रहे होते हैं और नदी में किसी तीसरे को बचाने की बात आती है तो जोहरा कूद पड़ती है उसे बचाने के लिए। जालपा खड़ी रह जाती है। मध्य वर्ग का जो एक संकट है, वह संकट जालपा के साथ वहां है कि क्यों हम इसमें पड़ें, कोई डूब रहा है तो डूब जाए। तैरना नहीं आता, तैरना जोहरा को भी नहीं आता है, वह डूब जाती है वहां पर। लेकिन यह औदात्य कि कोई डूब रहा है तो तत्क्षण हम खड़े नहीं रह सकते घाट पर, वह छलांग लगा देती है। और एक महान अंत उसके चरित्र का दिखाया है प्रेमचंद ने कि कैसे जो स्त्री बाजार में थी, जिसके बारे में यह माना जाता था कि जो दूसरों का घर तोड़ती हैं, जो दूसरों को लूट लेती हैं, वह जालपा का घर बसा देती है। वह तमाम क्रांतिकारियों के पक्ष में तैयार करती है रमानाथ को। एक बड़ा चरित्र सृजित किया जोहरा के रूप में प्रेमचंद ने। बड़ा मतलब बड़ा और बहुत बड़ा चरित्र है जोहरा का। पीछे थोड़ा सा आते हैं, एक दो महत्वपूर्ण चरित्र और हैं इस उपन्यास में, रतन और वकील साहब। वकील साहब बड़ी उम्र के हैं, रतन कम उम्र की है। और वहां रतन के माध्यम से प्रेमचंद पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार का बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं। और मित्रों, यह भारतीय साहित्य में पहला उपन्यास है जो पति की संपत्ति में स्त्री के अधिकार की बात करता है। यानी तब तक पति की संपत्ति में स्त्री का कोई अधिकार नहीं होता था। अचानक अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी आश्रित हो जाती थी संयुक्त परिवार के लोगों पर। पति की संपत्ति का कोई हिस्सा उसका अपना नहीं होता। रतन, जो वकील साहब के जीवित रहते शक्तिशाली है, उसके भतीजे उसके आगे पीछे होते रहते हैं। वकील साहब के भतीजे जो रिश्ते में उसके भी भतीजे हुए, अचानक जब वकील साहब की मौत होती है तो यही भतीजे कहते हैं कि आपका तो अब इस पर कुछ अधिकार नहीं रह गया, कोई अधिकार नहीं है इस संपत्ति पर, अब आप हम पर आश्रित हैं। तो रतन कहती है कि जिस पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं उसका कुछ नहीं लूंगी। और बड़े सवाल खड़ा करती है कि किस पापी ने यह कानून बनाया कि जो पत्नी पति के जीवन में उसकी सब कुछ है, पति के मरते ही पति का कुछ भी उसका नहीं रह जाता, कोई संपत्ति उसकी नहीं रह जाती, वह उसी घर में आश्रित हो जाती है। वह क्रोध में कहती है कि मैं तमाम स्त्रियों से कहना चाहती हूं कि जब तक यह कानून न बन जाए कि इस संपत्ति में पत्नी को अधिकार मिले पति की, तब तक तमाम स्त्रियों को संयुक्त परिवार में विवाह नहीं करना चाहिए। एक क्रोध में निकला हुआ बयान है। वो परिवार को तोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि हक की बात करती है। प्रेमचंद रतन के माध्यम से जो तत्कालीन समाज था, उसमें जो स्त्री की स्थिति थी, उसको व्याख्यायित करते हैं। और एक बहुत बड़ा कदम था। उन्हीं दिनों स्त्री अधिकारों के बिल पास हो रहे थे संसद में। प्रेमचंद उसको कथा में लेकर आते हैं और बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से उसे उपस्थित करते हैं अपने इस उपन्यास में, और कई कहानियों में भी उन्होंने उपस्थित किया है। इसके साथ साथ यही यह इंगित करना भी आवश्यक है कि यह जो बेमेल विवाह का मामला है, वह सिर्फ रतन और वकील साहब का मामला नहीं है। प्रेमचंद इस एक बात से बहुत दुखी थी कि हमारे समाज में छोटी छोटी बच्चियों का विवाह पिता की उम्र के लोगों से हो जाता है। निर्मला नामक पूरा उपन्यास ही लिखा उन्होंने इस विषय पर। यहां पर चित्रित किया रतन और वकील साहब का। गोदान जो उनके जीवन की अंतिम कृति है और महानतम कृति है, उसमें भी होरी की जो बेटी है रूपा, उसकी बेमेल शादी का जिक्र है। यानी प्रेमचंद जब भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, स्त्री के जीवन में कैसे सुख आए, स्त्री के जीवन में कैसे व्यवस्था हो बेहतर,
इसकी लगातार कोशिश करते हैं, लगातार इस बारे में अपनी कलम चलाते हैं। प्रेमचंद ने जो तमाम निबंध लिखे हैं, कम से कम 50 निबंध हैं ऐसे उनके, जिसमें उन्होंने स्त्री मुक्ति पर लेखनी चलाई है और तमाम ऐसी बातें जिरह की हैं कि स्त्रियों को क्यों पढ़ाना चाहिए। इस उपन्यास में वकील साहब बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं कि जिस इस देश में स्त्री जितनी स्वाधीन होती है वह उतना महान देश होता है, और जिस देश में स्त्री को जितना गुलाम बनाकर रखा जाता है वह देश उतना ही पिछड़ा हुआ होता है। ये बड़ी बात है। यानी कि जो समाज अपनी स्त्री को इज्जत नहीं, यानी कि किसी समाज में यदि स्त्रियों को दबाकर घर में रखा जा रहा है, पर्दे में रखा जा रहा है तमाम, इसका मतलब कि वहां समाज में असुरक्षा की भावना बहुत अधिक है, स्त्री के प्रति अत्याचार होने की उम्मीद भी बहुत है। वकील साहब कहते हैं कि यदि स्वाधीनता की बात नहीं आ पाएगी तो कोई बात पूरी नहीं हो सकती। यानी कि यह जो गबन नाम का महान उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, यह सिर्फ स्त्री के आभूषण प्रेम की बात नहीं करता, बल्कि एक युक्ति की तरह आभूषण प्रेम से शुरू होकर के बृहत्तर मुक्ति की बात करता है, जिसमें देश की आज़ादी है, यानी देश की मुक्ति है, जिसमें श्रमिकों की मुक्ति की बात है, जिसमें स्त्री की मुक्ति की बात है। यानी कि मुक्ति के कई प्रसंग, कई स्तर इस उपन्यास में शामिल हुए हैं। और आज जब पुनः इस उपन्यास को पढ़ा जाए तो ये तमाम प्रसंग जरूर सामने रहना चाहिए, और यह भी कि देवी दीन खटिक के मन में जो संदेह था वह आज सत्य साबित हुआ है, तो कैसे उसको गलत साबित किया जाए, यानी कि इस देश के अंतिम लोगों के बारे में कैसे बेहतर सोचा जाए, कैसे उनके जीवन को उज्जवल बनाया जाए। यह उपन्यास इस बारे में सोचने की प्रेरणा भी देता है।